गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, इसके पिछले लेक्चर में जैसे कि हम लोगों ने ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ सीखा था। तो आज हम लोग ह्यूमन सन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या है और इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रोल होता है। तो उसे जानने के पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इनका क्या क्या पार्ट है और इनका क्या क्या रोल होता है। तो ये सबसे पहले ये ओवल शेप्ड का जो दो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोनों साइड में, तो इसको दोस्त बोलते हैं ओवरी। और इसमें थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें थाउजेंड्स, ठीक है ना, थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स का मतलब ये है कि ये अनमेच्योर्ड ईग होते हैं। तो ये आफ्टर पुबर्टी के बाद ही ये धीरे धीरे मैच्योर्ड होना शुरू करते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है। तो ये पुबर्टी के बाद, और हम जानते हैं कि गर्ल्स में पुबर्टी 10 to 12 ईयर्स में ये शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब ये 10 to 12 ईयर्स में जब ये गर्ल्स इंटर करती है तो उसमें क्या होता है कि इसके ओवरी में दो हार्मोन्स निकलते हैं। तो इसके बारे में जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था कि ओएस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन, हाँ, तो ये दो हार्मोन्स निकलता है और इस हार्मोन्स के निकलने से गर्ल्स के फीचर में चेंजिंग के साथ साथ इसमें ये जो फॉलिकल्स है, जो अनमेच्योर्ड ईग हैं, वो ईग में कन्वर्ट होना शुरू करते हैं और ये ईग मैच्योर्ड होकर के और यहाँ से ये निकलना शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके ऊपर, ओवरी के ऊपर ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं फिम्ब्रियाई। और इसी के थ्रू ये बाहर ईग निकलता है, ठीक है। और इसके इस पार्ट को यहाँ पे एक फनल टाइप का स्ट्रक्चर है ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं फनल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना, ये फनल है। उसके बाद हम एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इस पार्ट को, इस ट्यूब को हम बोलते हैं, इस ट्यूब को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो जब एक्स यहाँ से निकलता है तो ये फैलोपियन ट्यूब में ये फनल के थ्रू आता है और यहाँ पे ये ईग आकर के यहीं पे ये स्पर्म के साथ फ्यूज़ होता है और फिर उसका फर्टिलाइजेशन होता है और ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से ये फैलोपियन ट्यूब में ही सारा ये फर्टिलाइजेशन का काम यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो हमने देख लिया ये फैलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक यहाँ पे दोस्त ये बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूटेरस, ठीक है ना। ये यूटेरस है और इसका ये इनर पार्ट है, ये पार्ट जो हम देख रहे हैं दोस्त, ये हमारा इसका इंडोमेट्रियम बोलते हैं, इसको इंडोमेट्रियम। तो जब ये हमारा जाइगोट, यहाँ से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ये सिंगल सेल के रूप में जब ये स्पर्म और ईग जो आपस में फ्यूज़ हुए और इस तरह से यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जाइगोट धीरे धीरे ये नीचे की तरफ सेल डिवीज़न करते हुए मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट होते हुए नीचे की तरफ खिसकता है, ठीक है ना। और ये खिसकते खिसकते इसके इंटरवाल में यहाँ पे आकर के इम्प्लांट हो जाता है। तो इसी को प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन।
तो यहाँ आ करके इम्प्लांट हो जाता है और इस तरह से वो धीरे धीरे एम्ब्रियो से फिर ये फेटस और फेटस से फिर एक चाइल्ड के रूप में इसका कन्वर्जन होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ एक ये नैरो ओपनिंग दिख रहा है आपको, तो दोस्त इसको बोलते हैं हम सर्विक्स। ठीक है। अब चूंकि ये पार्ट ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं वेजाइना। तो ये वेजाइना है, इसके अब जब यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जब यहाँ पे पेनिस यहाँ पे आता है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि ये मिलियंस ऑफ स्पर्म यहाँ से बाहर को निकलते हैं, एग्जिट होते हैं। ठीक है ना, और यहाँ से ये सर्विस के थ्रू यहाँ से ये ऊपर की तरफ ये मूव करते हैं। तो ये काफ़ी, तो ये फीमेल सिक्रेशन एक इसमें होता है जिससे काफ़ी मर जाते हैं और बहुत कम ही ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं और जा कर के यहाँ ये ईग के साथ यहाँ पे ये फ्यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे लास्टली एक ही स्पर्म जा कर के ईग के साथ फ्यूज़ करेगा और इस तरह से फ्यूज़ करने के बाद एक ये सिंगल सेल यानी जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं जाइगोट, यानी ये सिंगल सेल का होता है। ठीक है ना, सिंगल सेल। तो इसको हम फर्टिलाइज इग भी बोलते हैं, चूँकि यहाँ जा कर के ये फर्टिलाइज हो रहा है और एक जाइगोट के फॉर्म बना रहा है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म जाकर के ईग से मिल रहा है, फ्यूज़ कर रहा है और एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है तो चूँकि ईग हमारा बड़ा है और स्पर्म यहाँ पे जा कर के और इस तरह से स्पर्म मिला, यहाँ पे फ्यूज़ हुआ, तो इसमें जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे फूड स्टोर होता है। ठीक है ना, ये फूड स्टोर, तो ये फूड स्टोर उस जाइगोट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये जाइगोट को न्यूट्रिएंट्स यहाँ से प्रोवाइड हुआ और इस तरह से वो मल्टी सेलुलर में इसका कन्वर्जन होता है और धीरे धीरे ये मल्टी सेलुलर में कन्वर्जन होते होते ये आ करके इसके इंडोमेट्रियम में यानी इसके इनर वाल में यहाँ पे आ करके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो दोस्त हम लोगों ने ये सारा कुछ देख लिया क्या क्या ऑर्गन्स हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और है एक पार्ट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दोस्त ये 2 ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स। तो ये इसका काम क्या है कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय इसमें से एक खास तरह का विसिड फ्लूइड निकलता है जो ये इस पार्ट को लुब्रिकेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया। अब ये जो पीरियड में जो बच्चा प्रिपेयर हो रहा है, तो इसमें टोटल हमारा ये कितना लगता है 9 मंथ्स या बोलिए तो 280 डेज या 40 वीक्स। तो ये बच्चा को फुल ये शुरू से कंसेप्शन से लेकर के और ये लास्ट मेच्योर्ड बच्चा तक होने तक इसको 9 मंथ्स का पीरियड लगता है, जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। इसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। और ये जब ये यूट्रस में एम्ब्रियो के साथ ये चल रहा है, ये बच्चा का डेवलपमेंट होता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रेगनेंसी। ठीक है ना, इसको प्रेगनेंसी बोलते हैं। और इस तरह से उसको हम इस कंडीशन को प्रेग्नेंट भी बोलते हैं। तो दोस्त अब हम इसके बारे में थोड़ा आगे देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, हाँ, तो अभी हम बात कर लेते हैं हमारा। तो दोस्त यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए
हाँ, ओवरी, ओवरी के बारे में हम लोग अभी बात कर लेते हैं। देखिए ओवरी, ये हमारा ओवरी है, जहाँ थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स हैं प्रेजेंट हैं, और आफ्टर पुबर्टी यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक ये दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है ना। तो ओवरी में देखिए ओवल शेप्ड एंड क्लोज टू किडनी। तो ये देखिए ये हमारा ओवरी कहाँ होता है, तो ये किडनी के पास होता है। यहाँ पे जो ये दोनों ओवरी दिख रहा है तो ये दोनों किडनी के पास होता है, ठीक है ना। तो इसी को बता रहा है कि ओवल शेप्ड एंड क्लोज टू किडनी, ये किडनी के पास होता है ये वाला, ये पार्ट हमारा। अच्छा, मेक्स फीमेल सेक्स सेल ईग्स ओवम। तो इसके जो ईग यहाँ से निकलता है इसको ओवम या इसको ओवम एक ईग को बोलते हैं और ईग्स को ओवा बोलते हैं। और ये चूँकि ये हमारा फीमेल सेक्स सेल है, ठीक है ना, फीमेल सेक्स सेल। यानी जैसे मेल स्पर्म हमारा मेल सेक्स सेल है, ठीक है ना, उसी तरह से ये ईग हमारा ये फीमेल सेक्स सेल है, ठीक है। मेक्स सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दो सेक्स हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। क्योंकि ये सेक्स हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं तो अभी ये यहाँ से ईग जो है फॉलिकल्स के रूप में है, जो अनमेचर्ड ईग है वो मेचर्ड होना शुरू करता है और इस तरह से ईग बाहर की तरफ निकलता है और वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन्स निकलते हैं जिसके चलते हमारा ये ईग प्रिपेयर होता है, ठीक है। थाउजेंड ऑफ फॉलिकल्स विच फर्दर डेवलप इनटू ईग्स। तो ये थाउजेंड जो इसमें फॉलिकल्स है वो धीरे धीरे बाद में ईग के रूप में इसका कन्वर्जन होता है और ये रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। तो जैसे कि हमने बात किया कि यहाँ से जब ईग निकलता है तो यहाँ पे ये ओविडक्ट है, इसी को बोलते हैं ओविडक्ट। तो ये ओविडक्ट में ईग यहाँ पे आता है और यहाँ पे ये स्पर्म के साथ फ्यूज़ करता है और इस तरह से फर्टिलाइज करके और ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में अभी तो कलेक्ट ईग फ्रॉम ओवरी। तो ये फैलोपियन ट्यूब क्या करता है कि ये ओवरी से ये ईग को कलेक्ट किया एंड टेक्स ए हेड, ठीक है ना, और कलेक्ट करके ये आगे की तरफ यहाँ पे फर्टिलाइज के लिए ये भेज देता है। स्पर्म एंड ओवम ईग फ्यूजन इन दिस ट्यूब। और इसी ट्यूब में ये स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना, फ्यूज़न होता है। तो दोस्त अब हम लोग ये बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है। तो जैसे हम लोगों ने बात किया कि फर्टिलाइजेशन, पेनिस रिलीज्ड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इन वेजाइना। तो पेनिस क्या करता है कि यहाँ मिलियंस ऑफ स्पर्म यहाँ से, मिलियंस ऑफ स्पर्म यहाँ से वेजाइना में ये इजेक्ट होता है, ठीक है ना। और इसी स्पर्म यहाँ से चलना शुरू करता है और ये हालांकि बहुत सारे मर जाते हैं लेकिन बहुत कम ही ये फैलोपियन ट्यूब में यहाँ ईग के पास पहुँचता है और लास्टली में एक ही स्पर्म जा कर के ईग के साथ फर्टिलाइज करता है और इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो ये शुरू में यहाँ मिलियंस ऑफ स्पर्म यहाँ पे इजेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि देखिए, पेनिस रिलीज बिलियंस ऑफ स्पर्म्स इन वेजाइना, वेरी फ्यू रीचेज इन ओविडक्ट। बहुत कम ही ओविडक्ट में पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना। वन स्पर्म फ्यूजेस विथ वन ईग, एक स्पर्म एक ईग के साथ ही फ्यूज करेगा इन ओविडक्ट टू फॉर्म जाइगोट, और इस तरह से वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि फैलोपियन ट्यूब में एक ही स्पर्म आकर के यहाँ पे मिलता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो इसी को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। अभी हम लोगों ने बात कर लिया, तो इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और यहाँ से आकर के यहाँ सेट हो जाता है, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन, स्पर्म इज स्मॉल सो दैट इट कैन ईजिली मूव। क्योंकि ये स्पर्म काफ़ी छोटा होता है इसलिए वो आराम से मूव कर लेता है, ओके।
तो इस तरह से ये मोटाइल होता है। स्पर्म इज स्मॉल, ईग्स इज लार्ज सो स्टोर फूड। अब ये ईग हमारा ये बड़ा होता है क्योंकि इसमें फूड स्टोर होता है, और ये जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो उस समय ये इसको फर्दर न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है ताकि ये मल्टी सेलुलर में इसका डिवीजन हो और फिर ये एम्ब्रियो और फेटस के रूप में ये कन्वर्जन करे, ठीक है ना। तो ये अभी शुरू में ये जाइगोट को ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ये बड़ा हमारा जो ईग है और इस तरह से उसका सेल डिवीजन होता है। तो वही बोला ईग इज लार्ज टू स्टोर फूड नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो इस तरह से जाइगोट के डेवलपमेंट में ये न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है ईग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो हम लोगों ने बात किया अभी, देखिए ड्यूरिंग, ये बोल रहा है, देखिए ड्यूरिंग copulation millions of sperms are released into the vagina। तो इस तरह से ये बोल रहा है कि ये जब ये स्पर्म यहाँ से ये पेनिस के थ्रू, जब यहाँ पेनिस के थ्रू मिलियंस ऑफ स्पर्म यहाँ पे इजेक्ट होते हैं, ठीक है। स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव, वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, एंड मोटाइल, ठीक है ना, ये काफ़ी मोटाइल और एक्टिव होते हैं, और ये मूवेबल होते हैं, जो आगे की तरफ मूव करते हैं, इधर वही बोल रहा है, ठीक है। दे मूव अप टू द फीमेल बॉडी थ्रू द सर्विक्स। तो ये सर्विस जो हम देख रहे हैं एक नैरो ओपनिंग है, यहाँ से ये मूव करता है ऊपर की तरफ, यूट्रस, एंड फाइनली रीच द फेलोपियन ट्यूब। और इस तरह से ये कहाँ पहुँचता है, ये फेलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ पे ईग है यहीं पे पहुँचता है ये स्पर्म, और यहाँ आकर के फर्टिलाइज करता है, और इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि फेलोपियन ट्यूब एज दे मूव ऑफ मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द फीमेल सेक्रीशंस। तो यहाँ पे फीमेल सेक्रीशंस होता है जिसके द्वारा काफ़ी मर जाते हैं, काफ़ी स्पर्म मर जाते हैं, और बहुत कम ही ऊपर की तरफ बढ़ता है, मूव करता है। द फ्यू स्पर्म्स दैट हैव सर्वाइव्ड मेक इट टू द ओवम प्रेजेंट इन द फेलोपियन ट्यूब। तो ये बहुत कम ही सर्वाइव होते हैं, और लास्टली एक ही जाकर के स्पर्म और जाकर के ये ईग के साथ फर्टिलाइज करता है, फ्यूज़ करता है, और इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो हम लोगों ने ऊपर में भी बात कर ही लिया था। द स्पर्म्स फ्यूजेस विथ ओवम। तो ये स्पर्म क्या होता है, ओवम के साथ फ्यूज़ करता है, इट फर्टिलाइजेज ईट एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड। और इस तरह से वो फर्टिलाइज करता है वहाँ जा कर के, और वो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब दोस्त हम लोग इम्प्लांटेशन के बारे में जैसा पढ़े कि यहाँ पे ईग हमारा फर्टिलाइज हो गया यहाँ पे, और इस तरह से ईग का जब यहाँ से फर्टिलाइज हो गया तो वो उसका सेल डिवीज़न होना शुरू होता है, और इस तरह से वो सेल डिवीज़न होते होते वो धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकते जाता है। और ये बोल रहा है कि 6-9 डेज़ में आ कर के यहाँ इंडोमेट्रियम में आ कर के यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे जो इसका नीचे आना होता है और इम्प्लांटेशन होता है, इसी को हम बोलते हैं दोस्त इम्प्लांटेशन। यानी आके यहाँ पे सेट हो जाता है, और यहीं पे इसका पूरा इसका डेवलपमेंट शुरू होता है, और यहीं पे ये एम्ब्रियो से फेटस से फिर एक चाइल्ड के रूप में इसका कन्वर्जन होता है। तो इसी को यहाँ पे आके सेट होना ही हम बोलते हैं इसको इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे हो गया दोस्त फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ इम्प्लांटेशन हुआ, ठीक है। उसी के बारे में ये बता रहा है, अबाउट 6 to 9 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 6-9 डेज के बाद फर्टिलाइज्ड ईग जाइगोट डिसेंड्स फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब। तो ये फेलोपियन ट्यूब से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसी को ये बोल रहा है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंड फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब इनटू द यूट्रस। तो ये हमारा जो यूट्रस का पार्ट है इसमें आता है। ड्यूरिंग द मूवमेंट टुवर्ड्स द यूट्रस द डिवीजन ऑफ जाइगोट स्टार्ट। तो इस समय जब ये नीचे की तरफ ये आ रहा है, ये पार्ट नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो उस समय इसका सेल डिवीजन शुरू रहता है, ठीक है ना। जाइगोट से ये मल्टी सेलुलर में डिवीजन इसका स्टार्ट हो जाता है। द जाइगोट विल अटैच इटसेल्फ टू यूट्रिन वाल, और इस तरह से ये यूट्रिन वाल में आकर के यहाँ अटैच हो जाता है, ठीक है, अपने आप को अटैच कर लेता है। द इनर वाल ऑफ द यूट्रस डेवलप्स द एम्ब्रियो। तो इस तरह से यहाँ पर आ करके और ये एम्ब्रियो के रूप में डेवलप करता है, और फिर एम्ब्रियो से फिर फेटस से चाइल्ड, ठीक है ना। इस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो इस तरह से ये जाइगोट का है वहाँ से फेलोपियन ट्यूब से आना
और इंडोमेट्रियम में आकर के यहाँ यूट्रस के इनर वॉल में सेट हो जाना, यहाँ पे इसी पार्ट को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को बोल रहा है द फर्टिलाइज्ड ईग टर्न्स इनटू एम्ब्रियो, और इस तरह से वो फर्टिलाइज ईग किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। तो हम लोगों ने ये सब देख लिया। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक एंड रिचली सप्लाई ब्लड टू नॉरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो ये बोल रहा है कि जब यहाँ पे ये सेट हो गया तो यहाँ से जो ये ब्लड काफ़ी यहाँ पे जमा हुए हैं, डिपॉजिट हुए हैं, काफ़ी एक थिक लेयर बना हुआ है, तो इसको ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, तो ये सारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और जिसमें एक प्लेसेंटा का नाम आता है, यानी एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, और एक अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स और जो गैस वगैरह है वो सारा इसको प्रोवाइड होता है, ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड होता है, और जितना इसका वेस्ट मटेरियल है तो वो भी सारा इससे एक्सपेल होता है एम्ब्रियो के से बाहर, एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा वो मदर ब्लड में जा कर के मिक्स हो जाता है। ठीक है ना, और उस तरह से वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से इस एम्ब्रियो का ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ से प्रोवाइड होता है, तो उसी को बोल रहा है ये। और चूँकि ये जितना ब्लड वेसल्स है उससे न्यूट्रिएंट्स इसको प्रोवाइड होता है उसमें, इसी को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो जितना ब्लड ये वेसल्स यहाँ पे जमा है ये, और इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। और ये प्लेसेंटा से एक अम्बिलिकल कॉर्ड ज्वाइंट होता है एम्ब्रियो में। ठीक है ना, तो उसी के थ्रू एम्ब्रियो को ये सारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होता है। तो उसके बारे में भी हम आगे देख लेंगे फिगर में। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, इस तरह से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है मदर ब्लड से, विद द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। तो वो एक स्पेशल टिश्यू से एक बनता है स्ट्रक्चर जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। तो यानी प्लेसेंटा के थ्रू ही उसको एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स और ये सारा फूड प्राप्त होता है। ठीक है ना, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन पास फ्रॉम द मदर्स टू एम्ब्रियो थ्रू लार्ज एरिया ऑफ द ब्लड। तो इस तरह से जो प्लेसेंटा बना है, लार्ज एरिया ब्लड वेसल्स बना है, उसके थ्रू ये एम्ब्रियो को ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है ना, तो उसी के बारे में बता रहा है ये। ए वोमेन विथ एन एम्ब्रियो आवर फेटस डेवलप्स इन हर यूट्रस, यानी एक वोमेन जो एम्ब्रियो के साथ या फेटस के साथ अपने यूट्रस में डेवलप करती है तो उसे हम प्रेग्नेंट बोलते हैं। एंड द फिजिकल कंडीशन, और इस तरह से वोमेंस का ये फिजिकल कंडीशन ये प्रेगनेंसी कहा जाता है, जिसमें एक एम्ब्रियो या फेटस उसमें डेवलप होता है उसके यूट्रस में, तो उस कंडीशन को प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब एक बात आता है जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड क्या है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, द पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस, यानी वो पीरियड जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है यूट्रस में, यानी शुरू से लेके लास्ट तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, यानी जाइगोट से लेकर के और ये चाइल्ड बनने तक, कन्वर्जन तक जो पीरियड होता है, उसी पीरियड को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स 9 मंथ। और इस तरह से ये जेस्टेशन पीरियड ये 9 मंथ्स का होता है, यानी 36 वीक्स बोल लीजिए, या 280 डेज बोलिए, या 40 वीक्स अप्रॉक्स भी होता है। तो मतलब ये 9 मंथ्स इसका पीरियड होता है जेस्टेशन पीरियड का। तो इसमें ये बच्चे का डेवलपमेंट होता है इस पीरियड से, जाइगोट से ये बच्चा उन तक का ये पूरा डेवलपमेंट 9 मंथ्स में होता है, इसी को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ठीक है ना, तो जैसा कि हम इसमें ये देख रहे हैं, एक यहाँ पे एक और है, ये देख लीजिए। देखिए ये हमारा, हाँ, तो ये हमारा देखिए बच्चा हमारा यहाँ पर आकर के यहाँ पे डेवलप कर रहा है। तो दोस्त यहाँ पे जो आपको ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है ना, तो ये जो यूट्रस में हम लोग देखें थिक लेयर जो ब्लड का जमा हो जाता है, तो इसी से इसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये एम्बिलिकल कॉर्ड है, यानी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसके पेट से ज्वाइंट रहता है इस प्लेसेंटा में, यहाँ पे देख रहे हैं ज्वाइंट, तो इसी से इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारा मिलता है। ठीक है ना,
और इसका जितना वेस्ट मटेरियल है वो इसी के थ्रू ये फिर मदर ब्लड में जा कर के मिक्स हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसका सारा ऑक्सीजन से लेकर के और इसका जितना न्यूट्रिएंट्स है ये सारा इसका प्रोविज़न ये एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू इसको न्यूट्रिएंट्स इसको सारा मिलता है। और ये एम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये प्लेसेंटा में, ये जितना ये ब्लड वेसल्स है ये प्लेसेंटा में, तो ये प्लेसेंटा में से इसको न्यूट्रिएंट सारा मदर ब्लड के थ्रू इसको मिलता है। ठीक है ना। तो इसी को बोल रहा है यूट्रस है। यूट्रस को ये दिखाया गया है, ये पूरा ये पार्ट ये बता रहा है, ये यूट्रस है जिसमें बच्चा डेवलप कर रहा है, और ये सर्विक्स है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये फेटस के रूप में है बच्चा अभी। ठीक है ना। अभी इसका ऑर्गन्स डेवलप कर रहा है, इसलिए इसको हम फेटस बोलते हैं। तो दोस्त ये प्लेसेंटा के बारे में देख लेते हैं। प्लेसेंटा फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन एन एम्ब्रियो एंड यूट्रीन ऑफ द मदर्स थ्रू द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस इंटर इनटू फेटस। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि मदर ब्लड से ये फेटस को ये सारा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो इसी एक फिजियोलॉजिकल कनेक्शन हो जाता है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, और इसी प्लेसेंटा से इसको ये चाइल्ड को सारा न्यूट्रिएंट्स और ये ऑक्सीजन जो भी है वो मिलता है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट भी इसी के थ्रू बाहर निकालता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वेस्ट मटेरियल। तो इसी के थ्रू ये एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बाहर निकाल के और फिर ये प्लेसेंटा को भेज देता है, और इस तरह से प्लेसेंटा के थ्रू ये मदर बोर्ड के ब्लड में जा कर के मिक्स होकर के और एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू ये बाहर को एग्जिट हो जाता है। तो एम्बिलिकल कॉर्ड इज एराइजिंग फ्रॉम एम्ब्रियो एब्डोमेन सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन द एम्ब्रियोज एंड प्लेसेंटा। तो जैसा कि हमने बात किया कि एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो एब्डोमेन से कनेक्टेड रहता है, ये चाइल्ड के एब्डोमेन से कनेक्टेड रहता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इसका कनेक्शन कहाँ होता है, तो ये प्लेसेंटा में होता है, और इस तरह से वो प्लेसेंटा से उसको फूड और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होता है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसे प्लेसेंटा का काम होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में। अब हम एक बात कर लेते हैं ओव्यूलेशन इन फीमेल्स, यानी ओव्यूलेशन क्या होता है। तो ओव्यूलेशन यानी ईग का बनना। तो देखिए ये फॉलिकल्स है, ये बहुत स्मॉल है, अनमेच्योर्ड ईग है, तो ये धीरे धीरे कैसे ये मेच्योर्ड हो रहा है देखिए, और मेच्योर्ड होकर के और ये लास्टली जब मेच्योर्ड हो जाता है तो आफ्टर पुबर्टी ये चूँकि मेच्योर्ड में किसका रोल है, तो ये हार्मोन्स का, जिसमें हमने बात किया था कि प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, तो ये दो हार्मोन्स के द्वारा यहाँ पे ये मेच्योर्ड होना शुरू होता है आफ्टर पुबर्टी। और इस तरह से वो जब मेच्योर्ड हो जाता है तो ये 28 डेज़ में एक ओवरी से निकलता है। यानी जैसे अगर फर्स्ट 28 डेज़ में अगर हम बात करें तो दोस्त इससे एक बार निकलेगा, तो नेक्स्ट 28 डेज़ में ये 28 डेज़ में फिर एक ही ईग बाहर को निकलेगा, और इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक बार निकलेगा यहाँ से, और यहाँ पे आकर के ये फ्यूज़ करेगा स्पर्म के साथ और जाइगोट बनाएगा। तो नेक्स्ट 28 डेज़ में अब इस ओवरी से वो निकलेगा एग। ठीक है ना। और फिर यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा स्पर्म से, और इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, और जो भी है इसका फर्दर प्रोसेस होगा। ठीक है ना। तो उसी को ये बोल रहा है। तो दोस्त अब देख लेते हैं ये ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। द ओवरी हैज़ थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स इन इट। तो ये बर्थ के समय से हैं, सिंस बर्थ ऑफ गर्ल्स, तो यानी गर्ल्स का जब बर्थ होता है तो उसी समय से ये थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स के रूप में, यानी अनमेच्योर्ड ईग के रूप में ये प्रेजेंट रहता है। बट दे आर इनएक्टिव, वो इनएक्टिव होता है आफ्टर पुबर्टी, और पुबर्टी के बाद यानी 10 to 12 ईयर्स में। ठीक है ना। द फॉलिकल्स बिकम्स ईग, ये ईग बनना शुरू होता है, एंड बेगिन्स टू रिलीज इन फैलोपियन ट्यूब, और इस तरह से वो फैलोपियन ट्यूब में इंटर करता है। ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ ईग फ्रॉम फॉलिकल्स इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो इस तरह से ये फॉलिकल्स से ईग के रूप में इसका कन्वर्जन, ईग फ्रॉम फॉलिकल्स यानी फॉलिकल से ईग के रूप में ट्रांसफ़र होना, ये बोल रहा है कि ये
ये दोस्त, ये जो फोलिकल्स है ये छोटा छोटा, ये जब ई के रूप में धीरे धीरे कन्वर्ट होता है और इस तरह से ये मेचर्ड ई के रूप में ये बाहर निकल रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवल्यूशन। ठीक है ना। और हमने बात किया था अभी 28 डेज में, तो 28 डेज में इस ओवरी से ईग निकलेगा, तो ये नेक्स्ट 28 डेज में इस ओवरी से ईग निकलेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से एक मंथ में दोनों ओवरी से नहीं निकलेगा ईग। ठीक है ना। तो ये 28 डेज में एक ही ईग निकलेगा, इससे एक बार इस वाला ओवरी से निकलेगा, तो सेकेंड टाइम में इससे निकलेगा। ठीक है ना, इससे नहीं निकलेगा। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रॉम एवरी 28 डेज आर ईग प्रिपेयर इन वन ओवरी, देन नेक्स्ट ईग प्रिपेयर इन अदर ओवरी इन द नेक्स्ट 28 डेज। तो जिसका हमने बात किया था। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है ना। तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ पे, तो इसी के बारे में अभी बता रहा है कि ये क्या होता है। तो देखिए, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से क्या होता है, ये 6, 7, 8 डेज 9, 10, 11, तो इस पीरियड में यहाँ पे ब्लड वेसल्स लगना शुरू हो जाता है। ये पार्ट में पूरा ये थिक लेयर ब्लड का जमा होने लगता है। ठीक है ना, यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि ये 12 से ये जो 16 दिखाया गया है, तो मोस्टली वुमेन में यहाँ पे 14 डेज में, ये 14 डेज में ये ओवरी से ईग निकलेगा। ठीक है ना, इसको ओव्यूलेशन होगा। ठीक है। तो इसी को बता रहा है कि यहाँ से ईग निकलेगा। ये कब, ये मोस्टली ये 14, जैसे अगर हम 6 डेज से शुरू करें तो ये 14 डेज में ये यहाँ से ईग निकलेगा और यहाँ फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे ईग पहुँचेगा। ठीक है ना। तो चूँकि इतना पार्ट दिखाया गया है, तो किसी लेडीज़ में कभी 1-2 दिन इधर उधर भी होता है, तो इस पीरियड को हम बोल सकते हैं कि इसमें ओव्यूलेशन होगा। यानी ईग कहाँ से निकलेगा, ओवरी से, और आकर के यह फैलोपियन ट्यूब में आकर के आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब चूँकि यहाँ पे आता है, तो अब क्या होता है कि देखिए, अब यह 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यहाँ तक देखिए 28 तक, इस पीरियड में वो ईग इंतज़ार करेगा किसका, स्पर्म का, कि स्पर्म यहाँ पे आए, यहाँ पे ईग इसमें आए। ये जो ईग हमारा है, तो ये स्पर्म का इंतज़ार करेगा कि यहाँ पे आए और फर्टिलाइज़ करें। ठीक है ना। तो ये 28 तक ये इंतज़ार करेगा। ठीक है ना, वेट करेगा। ठीक है। अगर स्पर्म यहाँ पहुँच जाता है इस पीरियड में, ये पीरियड है, इसी पीरियड में पहुँचेगा। अगर इसमें पहुँच जाता है तो फिर तो यहाँ पे क्या होगा, तो जाइगोट और ये हमारा ईग के साथ, ईग और प्लस स्पर्म, ये दोनों मिल करके और फ्यूज़ करेंगे, और फ्यूज़ होकर के क्या फर्टिलाइज़ करेंगे, फिर फर्टिलाइज़ करेंगे, और फिर उसके बाद से क्या होगा, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, सिंगल सेल का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से ये सारा प्रोसेस फिर जैसे हम लोगों ने बात किया वो आगे की तरफ प्रोसीड करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन मैक्सिमम ये भी होता है कि जब स्पर्म यहाँ से यहाँ तक ये आपस में नहीं मिल पाता है, तो ये फर्टिलाइजेशन का काम नहीं हो पाता है। ठीक है ना, यहाँ फ्यूज़ करना मुश्किल हो जाता है, फिर ये फर्टिलाइज नहीं करता है। तो इस तरह से ईग का जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो इस तरह से वो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और उसके बाद ये जो पीरियड आपको दिखाया गया है, ये जितना ये थिक वेसल्स ये ब्लड का ये जमा हुआ था यहाँ पे, वो धीरे धीरे सीड होकर के बाहर की तरफ वेजाइना के थ्रू ये बाहर को निकलता है। ठीक है ना, ये ब्लड धीरे धीरे ये बाहर की तरफ एग्जिट होता है। ठीक है ना। और इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है ना। तो इसी पीरियड में तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डेज़ में ये काफ़ी ब्लड बाहर की तरफ निकलता है, वेजाइना के थ्रू ये बाहर को निकलता है, और इस तरह से इसको हम पीरियड को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो दोस्त इस तरह से हम देखते हैं, और उसके बाद से फिर 5 दिन के बाद
5 डेज के बाद फिर 6 से फिर इसका थिक लेयर बनना शुरू होता है और ये साइकिल फिर अपना आगे की तरफ मूव करता है सेम इसी तरह से, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और फिर इसका 14 डेज में ओव्यूलेशन होगा, फिर इतना स्पर्म का इंतज़ार करेगा इतना डे तक, और इसके बीच में अगर स्पर्म से इसका अगर फ्यूज़न होता है तो फिर यहाँ कंसीव होने का चांसेज रहता है और इस तरह से वो जाइगोट बनता है और फर्टिलाइज करता है और फिर एक चाइल्ड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्त यही पीरियड है कि एक लेडीज़ प्रेग्नेंट होने का चांसेज रहता है इतना ही पीरियड में, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसी को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, देखिए क्या हमने बात किया। तो दोस्त ये बोलता है मेंस्ट्रुएशन, देखिए द ओवरी प्रोड्यूसेस 1 एग एवरी 28 एंड यूट्रस प्रिपेयर टू रिसीव द फर्टिलाइज एग। तो इस तरह से यूट्रस प्रिपेयर टू, यानी यूट्रस में जो थिक ब्लड जमा हुआ है वो इंतज़ार करता है कि वेट करता है कि वो फर्टिलाइज एग को रिसीव करे, ठीक है ना। इट्स वाल बिकम्स थिक, इसका वाल थिक हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है ब्लड वेसल्स से, विथ ब्लड वेसल्स फॉर नॉरिशिंग द एम्ब्रियो, ताकि वो एम्ब्रियो के नॉरिशिंग कर पाए, एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिएंट्स दे पाए, ठीक है ना। इसीलिए वो थिक ब्लड वहाँ पे जमा हुआ है ये हमारा ओवरी में, ठीक है ना। ये ओवरी में यहाँ पे ये इसीलिए ब्लड ये पूरा ये ब्लड जमा रहता है ताकि वो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके, ठीक, ओके। इफ फर्टिलाइजेशन, देखिए इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, देन द यूट्रस वाल ब्रेक्स एंड कम्स आउट। तो इस तरह से जो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये यूट्रस वाल क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, टूटता है और ये ब्लड के रूप में वेजाइना से बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है ना, म्यूकस के साथ, ठीक है ना, म्यूकस के साथ वो बाहर की तरफ निकलता है। दिस साइकिल टेक प्लेस वंस एवरी मंथ। तो इस तरह से ये साइकिल हमेशा ये एक बार होता है मंथ्स में, वंस इन एवरी मंथ, एंड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, और इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। दिस द फर्स्ट ओकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मेनार्के। तो कहने का मतलब है कि जब शुरू में ये मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग का बाहर आना ही उसको हम फर्स्ट टाइम में जो होता है उसको हम बोलते हैं मेनार्के, और ये होता है 10 to 12 ईयर्स में ये शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 10 to 12 ईयर्स में शुरू हो जाता है आफ्टर पुबर्टी। तो ये जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम बोलते हैं मेनार्के, एंड स्टॉप्स बाय द एज ऑफ, और ये 45 से 50 ईयर्स में ये लास्ट में ये स्टॉप हो जाता है। तो वो लास्ट मेंस्ट्रुएशन को हम बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है ना। तो इस तरह से MC स्टार्ट्स 10 to 12 ईयर्स एंड इन 45 इतना ईयर्स ऑफ एज। तो जैसा हमने बात किया, अच्छा, मोस्ट वुमेन ओव्यूलेट ऑन द 14th डे ऑफ द अप्रॉक्स। अभी हम डायग्राम में हमने बात किया कि 14 डेज में ये मैक्सिमम वुमेन में ये ओवल्यूशन होता है और उस तरह से ओवरी से ईग जा कर के और ये फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, उसी को ओवल्यूशन बोलते हैं। तो वहाँ से ये कंसेप्शन का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसमें बच्चा कंसीव हो सकता है, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन हो सकता है, यानी ईग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। तो द ईग कैन लिव फॉर अप टू 24 आवर्स। तो दोस्त ईग का लाइफ कितना होता है, 24 आवर्स, ठीक है ना। जबकि स्पर्म्स का होता है 3 to 5 डेज, यानी 3 to 5 डेज तक स्पर्म जिंदा रह सकता है, जबकि ईग केवल 24 आवर्स ही वेट करेगा और 24 आवर्स के बाद वो फिर मर जाएगा, ठीक है ना, डेड कर जाएगा। तो इस तरह से 24 आवर्स के अंदर में अगर स्पर्म मिल जाता है उससे तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज वो फिर डेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्पर्म सर्वाइवल इज़ 3 to 5 डेज, जबकि स्पर्म का सर्वाइवल 3 to 5 डेज है, यानी वो 3 से 5 डेज तक जिंदा रह सकता है और एक्टिव रह सकता है,
अदरवाइज वो फिर डेड हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में टेम्पोरली स्टॉप इफ फर्टिलाइजेशन हैपेंस टिल बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो ये बोल रहा है कि अगर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, अगर स्पर्म और ईग का फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ये टेम्पोरली स्टॉप हो जाएगा 9 मंथ के लिए, जब तक कि बच्चा बर्थ न कर पाए, जब तक बच्चा जन्म नहीं ले तब तक ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएगा, ठीक है ना। और सारा न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्पोरली स्टॉप हो जाता है इफ फर्टिलाइजेशन, यदि फर्टिलाइजेशन हैपन होता है टिल द बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे के जन्म के समय तक ये बंद रहेगा। अच्छा, अब बात आता है द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फेटस फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ कंसेप्शन, यानी इनिशियल स्टेज ऑफ कंसेप्शन से लेकर के और कंप्लीट डेवलपमेंट तक जो फेटस का पीरियड होता है, जब तक बच्चा यंग वन इज कॉल्ड जेस्टेशन। तो उसी पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्त जेस्टेशन, यानी कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फेटस फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ कंसेप्शन, यानी कंसेप्शन के इनिशियल स्टेज से लेकर के और जब तक यंग वन का बर्थ नहीं होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जेस्टेशन। इस पीरियड को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं और ये पीरियड 9 मंथ का होता है। आप इसको 280 डेज बोल लीजिए या 40 वीक्स बोल लीजिए, 36 वीक्स अप्रॉक्स, तो जो भी है। फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ एंड इज कम्प्लीटेड 9 मंथ, तो इसी के बारे में ये लिखा हुआ है। अब देखिए, अब बात आता है एक पार्चुरेशन। ये पार्चुरेशन क्या है? तो पार्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द यंग वन फ्रॉम द मदर्स यूट्रस, यानी जब ये हमारा ये चाइल्ड पूरा मैच्योर्ड हो जाता है, जब पूरा कंप्लीट प्रिपेयर्ड हो जाता है 9 मंथ्स के बाद, तो ये हमारा यूट्रस में एक तरह का मांसपेशियों में जो ये मसल्स है, इसमें एक्सपेलिंग शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसमें कंट्रैक्शन शुरू हो जाता है और इस तरह से वो चाइल्ड को ये एक्सपेल करता है ताकि वो चाइल्ड यहाँ सर्विस के थ्रू, वेजाइना के थ्रू ये बाहर की तरफ निकल जाए, ठीक है ना, बाहर की तरफ ये एग्जिट हो सके। तो इसी को प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द यंग वन फ्रॉम द मदर्स यूट्रस, मदर के यूट्रस से बाहर का निकलना ही पार्चुरेशन है, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द जेस्टेशन, ये जेस्टेशन के एंड में होता है, ठीक है ना, जब यहाँ बच्चा कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। बार्थोलिन ग्लैंड्स, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया था कि दीज आर 1 पेयर स्मॉल साइज ग्लैंड्स। ये 1 पेयर स्मॉल साइज ग्लैंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से एक विसिड लिक्विड सिक्रीट होता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय यहाँ पे ये लुब्रिकेटिंग करने का काम करता है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को बोल रहा है, दिस आर स्मॉल साइज ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ वेजाइना। ये वेजाइना के साइड्स में ये आपको यहाँ पे ग्लैंड्स दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक पेयर के रूप में रहता है और एंड सेक्रेट विसिड फ्लूइड, और इस तरह से उसमें विसिड फ्लूइड एक का सिक्रेशन होता है और लुब्रिकेट द वेजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इस तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये लुब्रिकेटिंग करने का काम करता है, ठीक है। अब मेमरी ग्लैंड्स, तो दोस्त मेमरी ग्लैंड्स जैसा कि दीज आर द 2 राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ द थोरैक्स। थोरैक्स के फ्रंट वाल में, यानी चेस्ट के फ्रंट वाल में ये दोस्त ये 2 राउंडेड शेप का एक मेमरी ग्लैंड्स होता है, ठीक है ना, जो दे हेल्प इन द लैक्टेशन, जो बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिल्क के रूप में प्रोवाइड करता है। दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क व्हेन न्यू बॉर्न, जब बच्चा जन्म लेता है, न्यू बॉर्न बेबीज होता है, तो उसमें ये अपना लैक्टेशन इसी मेमरी ग्लैंड से लेता है मिल्क के रूप में, और उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मदर के द्वारा प्रोवाइड होता है, ठीक है ना। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क न्यूबॉर्न डिलीवर्ड, ठीक है ना। ईच हैज इरेक्टाइल निपल एट द सेंटर, इसके सेंटर में एक इरेक्टाइल निपल होता है जिसके थ्रू मिल्क बाहर निकलता है और इस तरह से बच्चे को लैक्टेशन प्रोवाइड करता है और बच्चा अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है उससे। तो दोस्त, आपको ये वीडियो लेक्चर मेरा कैसा लगा? और थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको ईजीएस्ट वे में इसको
समझा सकूं, और आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको एक कहानी के रूप में ऐसे अगर पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो बेटा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो इसको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन्स, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में। थैंक यू।